गुड आफ्टरनून, दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, जिस पे मैं इमिग्रेशन के हवाले से आपको एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एंड आई थिंक वो लोग जो यूके इमिग्रेशन के हवाले से कोई भी एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं, डजेंट मैटर कि आपकी स्टूडेंट की एप्लीकेशन है, विज़िट वीज़ा की एप्लीकेशन है, स्पाउस की है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा की है, या कोई सी भी एप्लीकेशंस हैं, सो उसमें बहुत सी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आपको इतनी भारी फ़ीसें देने के बावजूद जो है आपको रिफ्यूज़ल का एप्लीकेशन का सामना करना पड़ता है। और बहुत से लोग जो हैं स्टिल उनको रिफ्यूज़ल के बाद भी समझ नहीं आती कि जी ये रिफ्यूज़ल एक्चुअल हुई क्यों, नंबर वन। और बहुत से लोग जो हैं जो जिनको कहेंगे नादान दोस्त जो हैं, वो फिर अपने ही वकीलों से जो है वो लड़ना शुरू कर देते हैं। सो मैं ये नहीं समझता कि जी के तमाम जो हैं वो क्या कहते हैं उंगलियां जो हैं वो बराबर होती हैं। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो है वो गलती जो है वो दोनों पार्टीज़ की जानब से भी हो सकती है, वकीलों से भी गलतियां होती हैं, फरिश्ते तो है नहीं। सो लेकिन ये है कि आपका ये काम बनता है कि मेन पॉइंट्स देखिए कि एक्चुअल जो है वो एप्लीकेशन में होता क्या है। चलिए, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर मैं देता जाऊं कि आई एम नॉट प्रोवाइडिंग अ लीगल एडवाइस एंड दिस इज़ नॉट अ लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस के लिए ऑलवेज़ ये बेस्ट होता है कि आप किसी भी वकील के पास जाएं, मेरे पास आना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हमारा ऑफिस जो है वो कंसल्टेशन फ़ीस की या फेस टू फेस मिलने के, वो कहते हैं ना जी, थोबड़ा देखने के, फेस देखने के जो है वो आपको फ़ीस देनी पड़ती है। सो अनफॉर्चुनेटली सम टाइम जो है बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर रहे होते हैं। सो मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं उनकी फ्री लीगल हेल्प जो है वो भी कर सकूं। लेकिन बदकिस्मती से होता क्या है कि चूँकि फ्यू आवर्स होते हैं काम करने के लिए, एक शिप खड़ा किया होता है ऑफिस का, कंपनी का, बाकी स्टाफ का, और गवर्नमेंट चार्जेस कॉस्ट, सो इसलिए जो है वो हमारे लिए बड़ा हार्ड होता है कि जो है फ्री जो है कानूनी मदद देना। लेकिन ऑब्वियसली उसमें जितनी डिस्काउंट हो सकती होती है, जो अफोर्ड नहीं करते उनको दी जाती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं करते हैं तो बहुत से अदारे हैं, सिटीज़न सपोर्ट सेंटर्स हैं, एडवाइस ब्यूरो है, और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फ्री आपकी कानूनी मदद करती हैं। सो बहुत से लोग जो हैं मुझे जानते हैं कि मैं काफ़ी अर्से से इसी लीगल फील्ड में काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं अभी एक प्लानिंग में हूँ कि मैं एक इस तरह का फ़ंड रेजिंग या इस तरह का कोई मैं सिलसिला स्टार्ट कर सकूं। जो यूके बेस्ड लोग हैं, अगर मुझे मैसेज आएंगे, बहुत से लोगों के कॉपरेशन जिसको कहेंगे वो हुआ, बहुत से लोगों ने मुझे ताउन की उम्मीद दिलवाई और साथ में मेरे खड़े हुए, तो फिर मेरा मूड और प्लान ये है कि एक इस तरह का हम काम करें कि वो लोग जो फाइनेंशियली दिक्कत में हैं, या जैसे बहुत सी हमारी बहनें या ऐसे लोग जो डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम होते हैं, या बहुत से लोग ऐसे जो कानूनी तौर पे जैसे फॉर एग्जांपल कोई ओवरस्टेयर है, कोई इलीगल है, लेकिन उनके पास फ़ीसें नहीं होती कि वो जो है वो पे कर सकें। बहुत से लोग जो हैं वो जो उनकी फ़ी वेवर की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होती। सो वो उसके हवाले से मैं एक एजेंडे पे काम कर रहा हूँ जी, कि ताकि कोई इस तरह को फंड्स के हवाले से कोई सिलसिला हम लोग स्टार्ट करें कि ऐसे लोगों को से हम एक पैनी भी चार्ज ना करें। लेकिन यह है कि अपना जो हम लोगों ने एक फ़ंड्स इकट्ठे किए हों, उसमें से उनकी ट्रांसपेरेंट तौर पे उनकी कानूनी मदद की जाए। और चलिए, इस हवाले से अगर आप लोगों के पास कोई सजेशंस हुई तो काइंडली मुझे लाजमी सजेस्ट कीजिएगा। चलिए, अच्छा, ये दो चीज़ें जो हैं, जब आप लोग एप्लीकेशन करते हैं तो अक्सर जो है एप्लीकेशन पे आ जाता है जी कि रिजेक्शन और रिफ्यूज़ल आता है। एक तो ये आता है कि आप योर एप्लीकेशन हैज़ बिन रिजेक्टेड, या बाज़ का लिखा होता है कि योर एप्लीकेशन हैज़ बिन रिफ्यूज्ड। अब टेक्निकली वो कहते जी छुरी जड़ी है वो अपना खरबूजे के उत्ते होवे या थले होवे, कटता खरबूजा ही है। सो लेकिन क्या ये जो रिजेक्शन आ गई, कई लोग तो कहते हैं चलो जी ठीक है जी, रिजेक्ट हो गया, रिफ्यूज़ आ गई, काम तो पै गया जी, या तो रिफ्यूज़ल आ गई। सो लेकिन एक तो ये है कि आपको इसका डिफरेंस जो है वो मैं बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली इसका डिफरेंस है क्या। चलिए, पहला पॉइंट, पहले हम रिजेक्शन की बात कर लेते हैं कि रिजेक्शन क्या होता है। सो रिजेक्शन में ये आता है कि किसी चीज़ को रिजेक्ट करना, आपने किसी चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। अब क्या है कि जी एन एप्लीकेशन इज़ रिजेक्टेड व्हेन इट इज़ कंसिडर टू बी इनवैलिड। जब आपकी वो एप्लीकेशन को इनवैलिड जो है वो तसव्वुर करते हैं, कंसेप्ट उनका ये होता है कि दिस एप्लीकेशन इनवैलिड, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। सो इनवैलिड वैलिड एप्लीकेशन वो होती है जब आपने एक एप्लीकेशन की, वो प्रॉपर एक एप्लीकेशन है,
उसमें अकॉर्डिंग टू लॉ थी वो एवरीथिंग फ़ाइन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने बाज़ का आप समझ रहे हैं कि वैलिड एप्लीकेशन है लेकिन वो समझ रहे हैं कि इनवैलिड है, और आप ये बाद में ये समझें कि जी वाकई इनवैलिड थी। हो सकता है जब आपने एप्लीकेशन की आपके अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसिस आपने वो एक्चुअल वैलिड की है, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है होम ऑफिस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक या ईसीओ के मुताबिक वो इनवैलिड थी। सो अगर वो समझते हैं कि दिस इज़ द इनवैलिड एप्लीकेशन तो उसमें वो जो है वो आपको एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली होता क्या है कि वो रिजेक्शन से पहले जो है वो आपको एक टाइम दे देते हैं कि जी कि आपको हम 10 डेज़ दे रहे हैं, या सम टाइम, ऑल एप्लीकेशन में नहीं, लेकिन सम टाइम वो आपको टाइम दे देते हैं कि जी हम आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कंसिडर करेंगे अगर आपने सो एंड सो डॉक्यूमेंट्स ना दिए, या सम टाइम वो ये कहते हैं कि जी हम आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं समझते कि ये फ़लाँ चीज़ें उसमें ऐड थी। सो इसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये सम टाइम उनका एक रूटीन सिस्टम होता है। सो अब अगर हम रिजेक्शन की बात करें, हम इनवैलिड एप्लीकेशन की बात करें, तो उसमें ये आ जाता है कि आपने जो चेक लिस्ट के मुताबिक जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे आपने उनको वो प्रोवाइड नहीं किए, तो देन जो है आपकी एप्लीकेशन जो है दे कंसिडर एज अ इनवैलिड एप्लीकेशन जो है। सेकंड उसमें आ जाता है फेलियर टू प्रोवाइड अ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। एक पहले पॉइंट में आ गया सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, और सेकंड पॉइंट में आ गया आस्किंग अ इंफॉर्मेशन। अगर उन्होंने आपसे एक डॉक्यूमेंट्स मांगा, लेट्स से उन्होंने कहा जी मैरिज सर्टिफिकेट दीजिए, आपने उनको नहीं दिया। सेकंड पॉइंट में उन्होंने आपसे कहा कि जी के इन्फॉर्मेशन दीजिए, आपका ये एड्रेस मौजूदा ये है, पहले आप कहाँ पे रहते थे, या आपके पहले एक्स हस्बैंड या वाइफ का नाम क्या था। सो ये सेकंड पॉइंट उसमें ये आ जाता है। थर्ड ये आ जाती है कि आपने कोई मिस्टेक की है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए आपसे कोई मिस्टेक होगी, आपने प्रॉपर उनको वो वाली एप्लीकेशन फिल नहीं की जो एक्चुअल रेलिवेंट बनती थी उस केस के मुताबिक जो आपने अप्लाई करना चाह रहे थे। थर्ड ये आ गया डॉक्यूमेंट्स नॉट प्रेजेंट जो है वो आपने पेश नहीं किए उनको इन द करेक्ट फॉर्मेट जो है आपने, उन्होंने आपको कहा मैरिज सर्टिफिकेट दीजिए, आपने वो पुराने ज़माने जो वड्डा जिहा नकाहनामा हुंदा सी तुसी वो फड़ाता उन्होंने। सो नहीं, दे आर आस्किंग फॉर अ मैरिज सर्टिफिकेट इशूड बाय नादरा जो है वो आपसे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आप इसको ये इसी मैरिज के हवाले से ना कंसिडर करें। इट कुड बी एनीथिंग जो है, उन्होंने आपसे डेथ सर्टिफिकेट मांगा तो आपने वो महल्ले की काउंसिल की वो एक जिसने दफनाया सी उन्हें पर्ची देती कि जी वो उसने कहा जी ये डेथ है, तो यहाँ वो आपने चलिए हॉस्पिटल का रिकॉर्ड दे दिया जी डेथ सर्टिफिकेट, नहीं वो डेथ सर्टिफिकेट चाहे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल का इशूड बाय है, लेकिन जब तक आपको यूनियन काउंसिल या इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी डेथ सर्टिफिकेट नहीं होगा वो उसको इनवैलिड जो है वो तस्वर करेंगे। अच्छा, बात का ये होता है कि आपने जानते बूझते गलती नहीं की, लेकिन आपसे प्रॉपर उस एप्लीकेशन में आपने उनको प्रॉपर आप प्रोवाइड नहीं कर सके चीज़ें। सो आपके जो अंदर का भेद है या आपकी जो दिल की बात है उनको तो नहीं पता कि आपने ईमानदारी से किया या आपके दिल में कोई बेईमानी थी। सो उसको कोई जो दिल की चीज़ें हैं वो कोई साबित नहीं कर सकता, दिल दियाँ गल्लां दिल वाले जाने। सो इसलिए वो साबित नहीं होगा। सो यू डोंट नीड टू कंसिडर कि जी कि वो इसको कैसे आप कंसेप्ट करते हैं, उन्होंने यही सोचना है कि जी आपने गलत बयानी की है उनसे। सो इसलिए आपकी ये ड्यूटी बनती है कि मेक श्योर कि जो आप उनको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं दे आर जेन्युइन, और वो जो चीज़ उन्होंने मांगी है उसको आप रियल थिंग में ही उनको दें। अच्छा, अब हम आते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ, वो है रिफ्यूज़ल। आपकी एप्लीकेशन को उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। वो किस बेस पे रिफ्यूज़ करते हैं, वो रिजेक्शन जो मैंने आपको ऊपर बताई है पहले पार्ट में, वो आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप उसको रिव्यू के ऊपर जाके उनको जो है वो उसको क्लैरिफाई कर सकें या उसका कोई ना कोई जो है वो मदावा कर सकें, उसकी कोई रेमेडी ले सकें, उसका कोई ना कोई वे निकाल सकें। लेकिन ये जब रिफ्यूज़ल आ जाएगी तो देन जो है मोस्ट प्रॉबेबली चांस यही है कि यू नीड टू गो फॉर अ अपील, जो है आपको अपील पे जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली इट विल कॉस्ट यू अ लॉट, या उसमें भी रिव्यू पे जाया जा सकता है, डिपेंड करेगा कि आपकी रिफ्यूज़ल किस बेस की है। सो रिफ्यूज़ल में क्या आएगा जी, नॉट फिलिंग जो प्रॉपर उनका जो क्राइटेरिया था अकॉर्डिंग टू इमिग्रेशन लॉ जो है वो जो जिसको हम लोग अक्सर जो है अपनी वीडियोस में या अक्सर जो हम केसेस फाइल करते हैं तो उसमें हम जिक्र कर रहे होते हैं, जो होता है जी पैराग्राफ 9 जो है ग्राउंड्स फॉर अ रिफ्यूज़ल जो है, ये जो पैराग्राफ 9 है ग्राउंड फॉर अ रिफ्यूज़ल,
ये इमिग्रेशन में जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। बहुत से केसेस क्या, हर केस में अगर हम देखें तो जो भी आप एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं वहाँ पे, चाहे विज़िट की एप्लीकेशन है वहाँ पे भी लिखा होता है कि हैव यू प्रीवियसली फाइल एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन, उसका क्या बना। गलत बयानी अगर उसमें आ जाती है तो वो गड़बड़ हो जाती है। सो ये पैराग्राफ 9 जो है इमिग्रेशन लॉ का, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूज़ल जिसमें आती है। सो योर पर्पज़ फॉर इंटेंशंस आर नॉट रिलायबल। आपने उनको कहा मैं विज़िट पे जाऊँगा और वापस आ जाऊँगा, एक्चुअल जो था आपके माइंड में ये था मैं तो उत्थे जाके वापस ही नहीं आना, क्लेम करांगा, असाइलम करांगा, व्याह करांगा, वापस में आना नहीं, इलीगल रहूँगा, ओवर स्टे रहूँगा। ये आपके माइंड में एक्चुअल चल रहा था। एक बारी पहुँच जाइए वापस तो ऐसे ही आना कोई नहीं। सो ये आपके माइंड में चल रहा था। ये जो है वो इसमें सेक्शन में इस तरह की चीज़ें जो है वो कंसिडर करते हैं। सो बीइंग अ वकील मैं ये समझता हूँ कि सम टाइम जो है आप जो कह रहे होते हैं, मैं अक्सर, मेरी अपनी आदत है कि मैं अक्सर एप्लीकेशन को आपकी निगाह की बजाय, क्योंकि आपके तसव्वुर में तो यही होता है जी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होनी है, उनके तसव्वुर में ये होता है कि हमने रिजेक्ट कैसे करनी है। सो सम टाइम जो है आपको फील्ड की दोनों तरफ खेलना पड़ता है कि आप बॉलिंग भी आप करवा रहे हैं और आप बैटिंग भी आप कर रहे हैं। सो दोनों तरफ से देखना पड़ता है कि आप ये कह रहे हैं और वो क्या सोचेंगे। सो ये इसका ये पॉइंट आ गया कि योर पर्पज़ और इंटेंशंस आर नॉट रिलायबल। यकीन नहीं किया जा सकता। कहते जी तू तो पुराने ज़माने च नानियां दादियां कहनियां सी ना, तू तते तवे ते भी तता तवा, तता कहते हैं हॉट पैन जो होता है ना, हॉट पैन, तता तवा, तू तते तवे के उत्ते भी बह जावे ते ते यकीन नहीं करना है। कई औरतां लड़ पैन ना अपने बंदे दे नाल, वो कहंदा जी मैनूं माफ़ कर दे, दोबारा गलती नहीं कर। कहंदी जी हुण तेरे ते यकीन नहीं है। हैं भलिए लोकें हुण तेरे ते यकीन नहीं, तो कहंदा मैनूं तेरे ते यकीन नहीं। सो इसलिए ये जो इंटेंशंस है आर नॉट रिलायबल जो है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड आ जाता है जी फॉल्स डॉक्यूमेंट्स। ये फॉल्स डॉक्यूमेंट्स का पॉइंट जो है इस वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जाली डॉक्यूमेंट्स दे दिए, आपने फॉल्स मीन फेक डॉक्यूमेंट, जाली डॉक्यूमेंट्स, आप जो एक्चुअल नहीं बनता था वो कर दिया। ये मैंने अक्सर देखा है। EU फैमिली परमिट की एप्लीकेशंस में लोग जो हैं फेक डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं। बाज़ का वही पुराना बिल है, यूटिलिटी का कोई बिल है, वो उत्ते अपनी बेगम का नाम लिखा हुआ यूरोपियन का, उसको एडिट किया, उस किसी और का नाम डाल दिया, बाद में वो डेटें चेंज करके वो करते हैं। बिल्कुल ना किया करें। फॉल्स डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके केस को जो है वो ले दे बैठता है जी। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है जो उन्होंने आपसे पूछा आपने प्रॉपर उनको डिस्क्लोज नहीं किया। उन्होंने आपसे पूछा हैव यू रिफ्यूज्ड रिफ्यूज़ल, यू गॉट योर रिफ्यूज़ल विद इन 10 ईयर्स। आपने कहा जी कि इन्होंने की पता चलना है, तो 9 साल पहले हुई सी तो आप कह देते हैं नहीं। सो आपको वो चीज़ महंगी पड़ती है। अप्लाइंग फॉर द इनकरेक्ट वीज़ा जो है वो ये भी सम टाइम हो जाता है कि जी आप अगर आप स्पाउस वीज़ा में मोस्टली होता है कि आप वीज़े की एप्लीकेशन डाल रहे हैं बच्चे की बेस पे, लेकिन फॉर्म आप फिल कर रहे हैं बेगम वाला जो होता है FLR जो है, आप FLR फर्दर लीव टू रिमेन फाइल कर रहे हैं किसी और बेस पे, एप्लीकेशन फॉर्म कोई और है। बहुत बाज़ का जो बड़े क्लेवर किस्म के क्लाइंट होते हैं ना जी, वो कॉल करके कहते हैं जी वकील साहब केस असी तुहाडे कोई करवाना है, तुसी बहुत अच्छे हो जी, केस असी तुहाडे कोई करवाना है, बस है दस रहे हो फॉर्म केड़ा लगना है। सो वो अब आप देखें ये यहाँ पे ही होता है। वो डॉक्टर जो होते हैं या वकील जो होते हैं ना, इनके साथ अगर आप ईमानदारी से चलें, उनसे फेयर डील करेंगे, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। और आखिरी पॉइंट इसी वीडियो का मैं बताता जाऊँ, वो है जी कि मिस यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स या फ्रॉड की बेस के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्स उनको देना। डिसेप्शन जो है, डिसेप्शन होता है कोई बात छुपाना, कोई चीज़ छुपानी जो है ना वो सम टाइम महंगी पड़ती है। जाते जाते इसमें डिसेप्शन के हवाले से एक लतीफ़ा सुनाता जो, वो किसी मियाँ बीवी का ओदा कोई ब्याह होया ना जिते खामन ने डिसेप्शन अब इसमें आ रहा है, वो बंदे ने कहा जी कि मैं तो पुत्र ही लेना है, बेटा ही लेना है, पहले साल में बेटा ही लेना। वो हजे भी पहले शादी का पहला दिन ही है, लेकिन हर 2 मिनट बाद कहता था जी मैं बेटा ही लेना है। वो इन्नी तंग पै गई, उन्हें नाल ही बैड के थले आवाज़ लाई, उन्हें कहा काका बाहर आया, तो पुत्र जी बाहर आ जाए। वो डिसेप्शन अब इसमें यह था कि बच्चा पिछों लेके आई। सो डिसेप्शन जो है ये कहाँ पे आपको महंगा पड़ेगा, इट विल बैन यू फॉर 10 ईयर्स। जो है आप फ्रॉड करेंगे, आप डिसेप्शन करेंगे, आप मिसलीड करेंगे, दे विल बैन यू फॉर 10 ईयर्स। जो है 10 साल के लिए आप बैन होंगे, दोबारा कोई भी इस तरह की एप्लीकेशन नहीं कर सकेंगे। आज की इस वीडियो में ये थी। आई डोंट नो ये इस तरह की वीडियोस जो हैं आपको समझ भी आती हैं कि नहीं आती, लेकिन ये है कि क्योंकि कई लोगों का कंसेप्ट ही और होता है। वो जी वो विजिट वीज़ा करना, वो डॉक्यूमेंट्स केड़े लगने, वो जी वो फलां लगना है तो वो केड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरी एप्लीकेशन में इन्ना अर्सा हो गया जवाब नहीं आ रहा, वह की बने। सो इस तरह के आप लोगों के कॉन्सेप्ट होते हैं। लेकिन मैं केस की
उन चीज़ों की तरफ जाता हूँ जहाँ पे रिसर्च इन्वॉल्व होती है, जहाँ पे ਇੱਥੇ खोपड़ी ਦਾ दिमाग ਦਾ थोड़ा ਜਿਹਾ इस्तेमाल ਹੁੰਦਾ। सो ये दुआ में याद रखिएगा। मुझसे मिलना चाहें, हमारा जो नंबर है जी उसके ऊपर डायरेक्ट कॉल ना किया करें, वहाँ पे टेक्स्ट छोड़ा करें, मैसेज छोड़ा करें 07469259470 के ऊपर अपॉइंटमेंट के लिए। हमारी टीम जो है वो आपको वापस मैसेज करती है, हम लोग कंसल्टेशन की फ़ीस लेते हैं, फिर हम लोग जो है आपको कॉल बैक करते हैं जी। और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।